बच्चों, आज आपके यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसमें आप देखोगे कोई भी जो रिएक्शन है उसका रेट क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें आप उसके बारे में स्टडी करोगे। यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिएक्शन रेट एंड द मैकेनिज्म बाय विच दे अकर इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो काफी फास्ट हो, कुछ रिएक्शन तो ऐसी होंगी जो काफी फास्ट रिएक्शन होगी, जो तुरंत होती है। इंस्टेंट ये क्या होगी? काफी फास्ट रिएक्शन होगी। इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन भी न कहा जा बच्चों। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो तुरंत हो, जो काफी फास्ट हो। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन किसे कहा जाता है बच्चों? जो बहुत जल्दी होती है, फास्ट। तो इस कैटेगरी में कौन सी आती है? जो आयनिक रिएक्शन है। इस तरह की रिएक्शन की स्टडी आप इसमें करोगे। तो फिर कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो काफी स्लो होती हैं। ये तो वेरी फास्ट थी। कुछ रिएक्शन क्या है बच्चों? स्लो होती हैं, वेरी स्लो। इस कैटेगरी में वैसे आप देखते होंगे जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, ऐसी रिएक्शन आओगे जिसमें हफ्ते, महीने, साल लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो उन्हें क्या कहा जा? रस्टिंग ऑफ आयरन। इनमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा। आप देखते होंगे लोहे में जो जंग है वो धीरे धीरे लगना शुरू होता है। ठीक। और नेक्स्ट जो इसमें आप कैटेगरी पढ़ोगे वो होगी मॉडरेट। वो कौन सी होगी बच्चों? मॉडरेट रिएक्शन की। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब जो एक केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे हाइड्रोलिसिस वगैरह होता है, तो उसमें ना ज्यादा टाइम लगता ना कम टाइम लगता। ठीक है बच्चों, इस तरह की रिएक्शन होगी। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड है जैसे, ना इसमें ज्यादा टाइम लगने का ना कम। इस तरह की रिएक्शन आती है इसमें। ठीक है बच्चों, तो आप देख लो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी आप देख सकते हो इसमें। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आप स्टडी करोगे। तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें एवरेज टाइम लगता है एक प्रकार से। CH3COOH प्लस C2H5OH। तो आप जैसे देख रहे, कुछ रिएक्शन काफी फास्ट हैं जो सेकंडों में हो जाती हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें सालों लगते हैं। कुछ रिएक्शन इनके बीच की है जो लैब में आप तैयार करते हो कंपाउंड। ठीक, तो उनके रेट की स्टडी की जाएगी कहाँ? केमिकल काइनेटिक्स में। आ गया होगा सब बच्चों की समझ में कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। जो केमिकल रिएक्शन है डिफरेंट टाइप की, उनके रेट की स्टडी करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर कहते हैं इसे। ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और टेकन टाइम।
यानी एक टाइम आप ले रहे, उसके दौरान कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ, वही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है बच्चों। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? अगर आप लिखना चाहो लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। किसमें बच्चों? पर यूनिट टाइम में। ठीक है, आपके सामने हमने लिखा भी है। अगर हम एक रिएक्शन ले लें, हाइपोथेटिकल ले लें, यानी सोच रहे हम अपने कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, हमने इसे आर से लिख लिया और इसे पी से लिख लिया प्रोडक्ट को। ठीक है, इसके 1 मोल हैं और 1 मोल ही इसके हैं, सपोज कर रहे हैं हम ले रहे, तो इनकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आऊगा? जितनी कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज होगी इतनी इसकी इंक्रीज होगी। भाई कोई भी रिएक्टेंट जितना खर्च होता है उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म करता है। आप घर पे देखते हो जितना आपका आटा खत्म हो रहा है उतना ही आपकी रोटी बनती जा रही। ऐसा नहीं आटा खत्म नहीं हो रहा रोटी बनती जा रही, ऐसा भी हो सके कभी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जितना रिएक्टेंट खर्च होगा, जितना डिक्रीज होगा रिएक्टेंट, उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सभी बच्चों की समझ में आ रही होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहां क्या लिखेंगे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, अपॉन टेकन टाइम। और ये कहीं के इक्वल होगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टेकन टाइम। सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें। एक टाइम के अंदर कितना चेंज आया, यानी कितना डिक्रीज तो रिएक्टेंट हुआ और कितना इंक्रीज प्रोडक्ट हुआ, वही क्या कहलाऊगा? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाऊगा। अगर हम यहां ये सपोज कर लें कि जो रिएक्टेंट आर है, ये जो रिएक्टेंट आर है, इसका कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन यानी शुरू में T1 टाइम पे तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? R1 है। ठीक है, और T2 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? R2 है। ठीक है बच्चों, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमने इसके लिए R1 और आफ्टर T2 टाइम पे हमने कितनी ली? R2। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट देख लें तो प्रोडक्ट का भी आप ऐसे ले सको। तो चेंज कितना होया इसमें? कंसंट्रेशन में कितना होया बच्चों चेंज? डेल पी डेल आर क्या हो जाएगा बच्चों? R2 माइनस R1। ठीक, इसी तरीके से आप अगर प्रोडक्ट देख रहे कि P1 टाइम में प्रोडक्ट कितना है, अगर T1 टाइम में प्रोडक्ट कितना है, सपोज करो P1। ठीक है बच्चों, और T2 टाइम में कितना हो जाएगा? P2। भाई इतना चेंज आया उसकी, ये पहले कितना था और अब कितना है। तो टाइम के साथ ही तो T1 टाइम में कितना उसका प्रोडक्ट बना था और T2 टाइम में उसका प्रोडक्ट कितना बना। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली हम लिख सकें डेल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ठीक, और चेंज इन टाइम टाइम में कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। क्लियर?
तो ये तो उसके रिएक्टेंट में चेंज हुआ, ये प्रोडक्ट में, और ये टाइम में कितना उसका चेंज हुआ। तो हम ये कैलकुलेट कर सके फॉर्मूले में रख के। किस तरीके से? हमने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि रिएक्शन ऑफ रेट हम कैसे निकाल सकें, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो वही क्या आया था बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इसे लिख सकें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, कहीं में बच्चों, रिएक्टेंट। तो ये कितना डिक्रीज हुआ, ये हुआ इतना इस टाइम पे, इज इक्वल टू होगा चेंज इन कंसंट्रेशन यानी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये कितना इंक्रीज हुआ, ये इतना हुआ है नहीं। तो ये बराबर है भाई, जितना ये डिक्रीज हो रहा है उतना ही तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसके इक्वल होगा या नहीं होगा जब हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप एक चीज याद नहीं देख रहे होंगे कि ये हमने माइनस साइन क्यों लगाया इसमें। माइनस साइन हमने इस वजह से इसमें लगाया क्योंकि जो रेट है, दर है या वेलोसिटी है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और इस डिक्रीज को पॉजिटिव करने के लिए यहां नेगेटिव साइन लगाया जा। ये सभी बच्चे नोट कर लियो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, किसी की भी आप इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे तो हमने एक सिंपल हाइपोथेटिकल इक्वेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लिया, ऐसे ही अगर हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख लें ए प्लस बी सी प्लस डी, ठीक, और मोल ले लिए इसके ए और इसके बी और इसके सी और इसके डी मोल ले लिए हमने। वहां तो हमने एक मोल लिया था, हमने यहाँ क्या ले लिए बच्चों, एबीसीडी मोल है इनके, ये रिएक्टेंट के, और ये आपको पता है ये क्या है, रिएक्टेंट होता है, और ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो नोट कर लो सभी, वो होगी -1/a, इस तरीके से लिखा जाएगा a अपॉन डेल टी इज इक्वल टू -1/b बराबर 1/c। ये डेल जरूर लिखना सभी बच्चों को यहां, क्योंकि चेंज है ये, ठीक है। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दी जा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां देख लो, ये डी है बच्चों, कभी से वो सोचो, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा डी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एक रिएक्शन हम करके दिखा रहे, ये रिएक्शन दे दी गई आपको N2 + 3H2 2NH3, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा, तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस इस तरीके से। तो सभी बच्चे नोट कर ले, इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सभी बच्चे नोट कर ले। अब नेक्स्ट है एवरेज रेट। एवरेज रेट से पहले हम इसकी आपको यूनिट बता दें, क्या होगी यूनिट। यूनिट आप कैसे कैलकुलेट कर सको, जैसे आपने रेट देखा, रेट कहीं के बराबर है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही था ना। तो ये बताओ, कंसंट्रेशन की तो होती है मोल पर लीटर, ठीक है, और टाइम की सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, कुछ भी आप लिख सकते हो।
ठीक है, टाइम इनवर्स में मीटर इनवर्स, ईयर इनवर्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये इसकी यूनिट होगी। सभी बच्चे नोट कर ले क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। एवरेज रेट, एवरेज रेट में क्या है बच्चों, एवरेज रेट भी बिल्कुल इसी तरीके से है। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड और डिटरमाइन फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक इंटरवल ऑफ टाइम के बीच, विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नोन एज एवरेज रेट। ठीक है बच्चों, तो एवरेज रेट भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज रेट में भी ऐसा सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा, बस यहां क्या लिख देंगे, एवरेज। ठीक है, और ये कैपिटल आर ही बना लो आप, एवरेज माइनस डेल आर अपॉन डेल टी बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, यानी वो ही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए करके आए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सभी ने। अब नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट, जो हमने कहा था जो फास्ट रिएक्शन होती है उनके लिए, जो फास्ट रिएक्शन होती है उनके लिए क्या आता है, इंस्टेंटेनियस। सभी बच्चे नोट कर लिया, सभी बच्चे नोट करते रहे। तो उनके लिए क्या होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस। काफी मतलब आपने नाम तो सुना ही होगा, इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत जल्दी, रेट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस बहुत जल्द, बहुत फास्ट जो रिएक्शन हो रही, जैसे जितनी भी आयनिक रिएक्शन है उस कैटेगरी में आवे, उनके लिए किस तरीके से आप यूज करोगे, हम लिख लेंगे यहां इंस्टेंटेनियस रेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। रेट जब आप निकाल रहे तो इसके नीचे INS लिख दोगे बस। ठीक है, इस तरीके से बराबर। और यहां क्या है, इसमें दरअसल जो डेल्टा टी है वो 0 के बराबर होता है, यानी इतनी फास्ट ये रिएक्शन होती है कि पता ही नहीं चलता। ठीक है, कि कब वो शुरू हुई और कब वो खत्म होगी। इसमें डेल्टा टी टेंड्स टू बच्चों क्या होता है, लगभग 0 होता है। तो इसमें जो एवरेज रेट आपने निकाल लिया अभी, उसे हम कहीं के बराबर रख देंगे, उसे रख देंगे हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के बराबर, यानी टाइम बहुत थोड़ा है, इसके कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है। एवरेज रेट का मतलब क्या है, इसमें भी आपको वही सारी चीज रखनी, लेकिन इसमें क्या होगा, डेल नहीं आने का, डेल एक बड़े चेंज को दर्शाओगा, बड़े इंटरवल को, इसकी जगह क्या होगा, डी, तो माइनस डी आर। ठीक है बच्चों, और ये क्या लिखोगे यहां, डी टी बराबर डी पी अपॉन डी टी। जो डी है यहाँ पे वो बहुत थोड़े टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है बच्चों, बहुत थोड़े टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन इसी वजह से कहा जा कि इन बहुत जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होती है इसमें, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, डी से। ठीक है बच्चों, माइनस साइन आपको पता ही है क्योंकि ये डिक्रीज हो रही तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए लगाया गया। अगर इसकी भी एक हाइपोथेटिकल आप इक्वेशन लिखो तो किस तरीके से लिखोगे, ए है प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है, ये मोल ले लेंगे हमने। तो इसकी कितने कैसे लिखोगे, रेट इंस्टेंटेनियस, इंस लिख लो बस खाली। तो -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी बराबर -1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी। जो ब्रैकेट है आपको 11th में बताया गया था, एक कंसंट्रेशन का साइन होता है कहीं का बच्चों, कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन को शो करता है ये। ठीक, और ये क्या है, ए और बी मोल है, इनके क्या है बच्चों, मोल है। ठीक,
और ए बी क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है, अभी अभी हमने बताया था, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये कहीं के इक्वल होंगे जितना चेंज हुआ कंसंट्रेशन में किसकी, प्रोडक्ट की। तो जितना डिक्रीज करता है रिएक्टेंट उतना इंक्रीज करता है प्रोडक्ट, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो उसे क्या लिखेंगे, 1/c डी अपॉन डी टी। ठीक है, इसे डैश लगा लो क्योंकि यहाँ पे भी डी है, तो कभी आप इसमें थोड़ा वो करो। ये क्या है फिर बच्चों, यहाँ डी डैश। ठीक, तो हमने इसमें इसी वजह से सी रह गया, ये पहले सी लिख लो। तो जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट एक ही हो, 2 हो, 3 हो, ज्यादा भी लिखो, इसी तरीके से लिखना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी। ठीक है बच्चों, और इसे डी से ही डिवाइड करेंगे, तो ये 2 डी आ गए ना यहाँ, तो इस वजह से हमने इस डी पे क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। आगे समझ में। ठीक, ये क्या होगा नीचे, डी टी, इस डी पर डैश लगा दो। तो ये बहुत थोड़े टाइम में जो चेंज हो रहा है इसमें, वो ही क्या कहलावा है, मैं बार बार कह रहा, इंस्टेंटेनियस कहलाता है। और यहाँ पे डेल की बजाय क्या यूज कर रहे हैं हम, डी कर रहे हैं। डी यहाँ स्मॉल चेंज, यानी स्मॉल जो टाइम इंटरवल है, बहुत फास्ट जो रिएक्शन हो रही, उनके लिए यूज किया जाता है। तो सभी बच्चे से नोट कर लें। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको क्या बताऊंगे, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। आज के लिए इतना ही बच्चों।